लोगों को यही बताया जाता कि ये आतिफ चौधरी डकैत थी, वो 10 साल की उम्र में जो वो डाके मारने शुरू हो गया था, वो डाकू था, कातिल था, भत्ताखोर था, वो बाद में बना। उसको किसने बनाया? जिसको ये कहा जाता है कि पुलिस मुकाबला हुआ था, हम वो भी तफसील से बताएंगे कि वो पुलिस मुकाबला नहीं था। आतिफ चौधरी जब मिडिल भी नहीं था, वो प्राइमरी स्कूल से अपने घर चला गया वापस, तो उसको एमईओ कॉलेज तक रसाई मिली। जितनी भी स्टूडेंट तंजीमें होती हैं उनको हमारे सियासतदान इस्तेमाल करते हैं। अरशद अमीन का वो बहुत ही राइट हैंड था, लेकिन फायरिंग नवाज जट ने की और मियां नवाज शरीफ की गाड़ी पे 200 गोलियां लगी। अरशद अमीन और जो आबिद चौधरी ग्रुप था उनमें कुछ तनाजा पैदा हुआ फायरिंग की वजह से। वो ना सिर्फ फिल्म स्टार से भत्ता लेता था, वो प्रोड्यूसर से भी भत्ता लेता था, तो भत्ते के चक्कर में तो फायरिंग नहीं की होगी। नहीं, ये बहुत बाद की बात है। जब आतिफ चौधरी ने फिल्मों में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी, फिल्म प्रोड्यूसर जो है उससे राब्ते में रहे, तो फिर आतिफ चौधरी ने फिल्म इंडस्ट्री से भत्ता भी लिया। असद प्रिंस, आतिफ चौधरी, नदीम पोपा, ये वो लोग थे जो आतिफ चौधरी के साथ होते थे हर बार। आतिफ चौधरी को जो सबसे उसकी मौत की तरफ उसको रास्ता लेकर गया वो ये था कि इन्होंने एक प्रोफेसर था, उससे इन्होंने पैसे मांगे और उसने पैसे देने का इनके साथ हामी भी भर ली, लेकिन उसी प्रोफेसर ने, उस वक्त इंस्पेक्टर थे आबिद बॉक्सर, उनको बता दिया। उस प्रोफेसर के घर के पास उन्होंने नाका लगा लिया। वायरलेस पे पैगाम दिया गया कि इस गाड़ी पे आतिफ चौधरी और उसके साथी पुलिस पर फायरिंग करके फरार हो रहे हैं, कि कोई पुलिस वाला उसको रोकने के लिए भी कोशिश नहीं कर रहा था। आतिफ चौधरी आबिद बॉक्सर को फोन करते हैं, इंस्पेक्टर को, कि आप अगर इतने बहादुर हैं तो ड्यूटी फ्री शॉप के बाहर आ जाओ, मैं भी अकेला ही आ रहा हूँ। वहां पर आबिद बॉक्सर और आतिफ चौधरी की फायरिंग का तबादला भी हुआ और आतिफ चौधरी उस फायरिंग के बाद माल रोड से ही केनाल रोड के जरिए जो है वो जा भी रहा है। गिरफ्तार क्यों नहीं किया? वायरलेस भी चल रही है, लेकिन पुलिस वाले जो है उसको पकड़ नहीं रहे। बहुत से पुलिस अफसरान ने बाद में ये भी कहा कि ऐसी गोली नहीं सी खानी। शादरा में मुकाबला हो गया, शादरा में भी उनकी क्रॉस फायरिंग हुई, वहां से भी वो निकल गया। अरशद अमीन खुद गया और पुलिस की हिरासत में अरशद अमीन ने आतिफ चौधरी के सामने आकर उसको मारा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक पॉडकास्ट एंड आई एम योर होस्ट जवेरिया अजमल। लाहौर के गैंगस्टर्स का एक बहुत बड़ा नाम आतिफ चौधरी। आतिफ से ये आतिफ चौधरी कैसे बना, इसके साथ कौन कौन से कत्ल या भत्ताखोरी के जो जराइम हैं उनको मुंसलिक किया जाता है, क्या बचपन से ही ये एक गैंगस्टर नुमा शख्सियत का हामिल था या बाद में बना, इसकी सरपरस्ती किसने की, क्या इसकी स्टोरी भी उन्हीं गैंगस्टर से मिलती जुलती है जो कि हम अक्सर जिक्र करते हैं कि वो शायद बचपन में गैंगस्टर्स नहीं होते या नहीं बनना चाहते, कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जो इन्हें गैंगस्टर बनने पर मजबूर करते हैं। अपनी 25 साल ज़िंदगी में इसने कौन कौन से ऐसे काम किए जिसकी वजह से आज भी ये बहुत मशहूर है। बहुत सी फिल्में इस पे बनाई गईं। फिल्मी सितारों से इसका क्या ताल्लुक था, किस बड़े फिल्मी सितारे के घर पे इसने फायरिंग तक की, ये सब जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं इंचार्ज क्राइम से लेक न्यूज़ चिराग निसार साहब। चलिए उनसे जानते हैं। सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू जवेरिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। शुरू करेंगे, आतिफ चौधरी, आती से आतिफ कैसे बना? बिल्कुल जवेरिया, जिस तरह आज लोग बात करते हैं वो सिर्फ एक साइड दिखाते हैं कि जी फलां बंदा गैंगस्टर है, वो डाके मारता है, भत्ता लेता है और कत्लो-गारत करता है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि वो क्यों यहां तक पहुंचा। आज हम तफसील से बताएंगे। जिस तरह आपने आगाज में ये कहा कि आतिफ चौधरी जो है वो, उसके जो वालिद हैं अफजाल, वो अंदरून भाटी मोहल्ला सत्था मोती टिब्बा एक इलाका है, वहां पे किराए के एक घर में रहायश पजीर थे और उन्होंने 2 शादियां कर रखी थी। सही। आतिफ चौधरी जो है वो उसकी दूसरी बीवी का बेटा था और लोगों को ये नहीं पता, लोगों को यही बताया जाता कि ये आतिफ चौधरी डकैत थी, वो 10 साल की उम्र में जो डाके मारने शुरू हो गया था। आतिफ चौधरी के जो वालिद हैं अफजाल, वो पुरानी अनारकली के करीब एक ठेले पे पुरानी किताबें बेचा करते थे। सही। और आतिफ चौधरी अपनी 9 उम्री में अपने उस बाप के साथ उस ठेले पर पुरानी किताबें बेचता था। अब आज जो लोग ये बात कर रहे हैं कि वो डाकू था, कातिल था, भत्ताखोर था, वो बाद में बना। उसको किसने बनाया? तो बचपन में उसमें कोई ऐसी खासियत नहीं थी गैंगस्टर बनने वाली या कुछ इस तरह? जवेरिया, जितने भी हमने पॉडकास्ट किए हैं उसमें हमने ये साबित किया है कि कोई भी बाय बर्थ जो है वो डाकू नहीं होता, कातिल नहीं होता, उसको बनाया जाता है। तो ये बताने का मकसद भी यही है कि जो जिन रास्तों पे चलकर एक मेहनतकश जो है वो कातिल, डाकू, भत्ताखोर बनता है, उसमें कई पुलिस अफसरान शामिल होते हैं, कई सियासतदान शामिल होते हैं। यहाँ पर आज हम तफसील से बताएंगे अपने नाजरीन के लिए कि यहाँ पर सदर, मुल्क के सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, गवर्नर्स, वो किन किन गैंगस्टर की सरपरस्ती करते हैं वो भी बताएंगे, और आतिफ चौधरी की सरपरस्ती कौन करता था
और जब आतिफ चौधरी पूरे पंजाब नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की पुलिस को मतलूब था, तो उस वक्त भी वो एक आला सियासी शख्सियत के घर में अपनी मफरूरी काट रहा था। सही। आतिफ चौधरी की वालदा जो दूसरी बीवी थी अफजाल अफजाल की, साहब। तो वो अपने बेटे को आती कहा करती थी। हम्म। तो उसकी ये ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा दुनिया में अपना नाम पैदा करे। किताबें बेचने वाला आती, वो जब अंदरून भाटी मोहल्ला सत्था से दूसरे किराए के घर में सूत्र मंडी लोहारी में पहुंचा, तो वहां उस दौर में, सबसे पहले हम नाजरीन को यह बता देते हैं कि 71 में आतिफ चौधरी जो है उसकी पैदाइश है, और 95 में जिसको ये कहा जाता है कि पुलिस मुकाबला हुआ था, हम वो भी तफसील से बताएंगे कि वो पुलिस मुकाबला नहीं था। 24 से 25 साल की पुलिस की हिरासत में उसका जो स्टूडेंट लीडर मुखालिफ था उसने आकर मारा, तो फिर पुलिस ने पुलिस मुकाबले का मुकदमा भी दर्ज किया। सही। तो बहुत सी ऐसी ज्यादतियां होती हैं जिसकी वजह से फिर बहुत से आतिफ चौधरी पैदा होते हैं। आतिफ चौधरी ने अपनी जब आंख खोली अंदरून लोहारी सूत्र मंडी में, तो उस दौर में उस इलाके में एक खातून थी बानो, जिसके बारे में बीबीसी और सीएनएन पे भी डॉक्यूमेंट्री चल चुकी है। 100 से ज्यादा मुकदमात थे, मंशियात फरोशी का इल्जाम था। उसके बेटे थे नादू, पीची, नानू, ये सारे भाई भी बदमाशी में कदम रखते थे। आतिफ चौधरी का जो आगाज है, जो उसका 9 उम्री का आगाज है, तो उस वक्त से ही, हाँ ये बात तो पुलिस अफसरान ने खुद भी तस्दीक की है कि वो सचमुच एक बहादुर नौजवान था। तो उस बहादुर नौजवान को उस रास्ते पे भी चलाया जा सकता था कि वो एक अच्छा शहरी बन के सामने आता, लेकिन जो माहौल था, उस माहौल में उस इलाके के लोगों ने आतिफ चौधरी को ये कहना शुरू कर दिया कि यार है, नानी नाम का एक शख्स था, आतिफ चौधरी ने पहला जो कत्ल किया नानी इकबाल टाउन के इलाके में, उसने अपने कुछ उसके अजीज थे जो उस वक्त बहुत ही बाअसर थे, सही, लेकिन वो आतिफ चौधरी की पैरवी नहीं करते थे, उसे पसंद करते थे, ये बहादुर है। तो आतिफ चौधरी ने उसको कत्ल किया। आतिफ चौधरी के बारे में ये कहा जाता है कि वो एमयू कॉलेज में पढ़ता था, नहीं, वो अंदरून भाटी तहसील बाजार में एक स्कूल है, उसका नाम भी तहसील स्कूल है, वो वहां पे प्राइमरी तक गया। अच्छा, और उसके बाद ये पूछना चाह रही हूँ कि आगाज तो कत्ल से ही हुआ था क्या? भत्ताखोरी से उसने आगाज नहीं किया था जराइम का? नहीं, बिल्कुल भत्ताखोरी नहीं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो किताबें बेचता था अपने बाप के साथ, अफजाल के साथ। भत्ताखोरी तो फिर बहुत बाद में आके उसने भत्ते लिए, लेकिन वो हम तफसील से बताएंगे। उसका पहला जुर्म ही कत्ल था। पहला जुर्म उसका ये था कि वो एक गरीब घराने में पैदा हुआ और जिस इलाके में था उस इलाके के लोग जो है उसको तंग करना शुरू हो गए। फिर आतिफ चौधरी ने भी जो प्राइमरी तक तहसील स्कूल गया और उसके बाद उसका स्कूल भी छूट गया। अच्छा। आतिफ चौधरी जब 17 साल की उम्र में आता है, तो आतिफ चौधरी को वहां के इलाके के जो लोग हैं, जिनको ये समझ आ गई कि जो नादू, पीची, नानी, ये 6-7 भाई थे उस वक्त, जिनके बारे में मैंने बताया कि बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री चलाई के बड़े मंशियात फरोश, उनके साथ उसका स्टार्ट में ही तलकलामी शुरू हुई। लेकिन आतिफ चौधरी बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता था, तो आतिफ चौधरी को सपोर्ट जो है वो उस वक्त के जो एमएसएफ के कुछ स्टूडेंट लीडर थे, एमएसएफ का सदर था उस वक्त आबिद चौधरी, और एक आरएफ चौधरी जो उसका भाई बना हुआ था वो था। इनके साथ ही अरशद अमीन जो लिया से लाहौर आया, और वो भी स्टूडेंट लीडर था, और ये सारा एक ही गैंग था जो बाद में जाके एक दूसरे के कातिल बने। सही। तो आतिफ चौधरी जब मिडिल भी नहीं था, वो प्राइमरी स्कूल से अपने घर चला गया वापस, तो उसको एमयू कॉलेज तक रसाई मिली। अब यहां भी एक सवाल है कि जितनी भी स्टूडेंट तंजीमें होती हैं उनको हमारे सियासतदान इस्तेमाल करते हैं। आज जो पॉडकास्ट किए जा रहे हैं, एक हमारे दोस्त ही हैं, वो रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर हैं, तो वो कह रहे हैं जी वो बचपन से ही डाकू था, अपने मोहल्ले में स्टोर लूट लेता था। ऐसा नहीं है, हमने भी यही सुना है अब तक। तो जो लोग उसके कई पुलिस अफसरान से अच्छे ताल्लुकात भी थे। हम तफसील से बताएंगे कि जो डीएसपी उस वक्त असलम शाही, जो बाद में एसपी सीआईए लगे, वो आतिफ चौधरी को मारना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो खुद कहते थे कि आतिफ चौधरी ने तो पुलिस को तंग नहीं किया स्टार्ट में, बाद में उसने एक पुलिस कांस्टेबल को शहीद भी किया। तो ये बताने का मकसद सिर्फ ये है, आतिफ चौधरी को जस्टिफाई करना नहीं है, कि आतिफ चौधरी आगाज से
फ्रॉम देयर चाइल्डहुड वो ना कातिल था, ना डाकू था, ना भत्ताखोर था। एमएओ कॉलेज तक कैसे पहुंचा? एमयू कॉलेज में वो आबिद चौधरी और आरिफ चौधरी के साथ जब उसका एक ग्रुप बना तो वहां पे उसको बूस्ट मिला। और जब स्टूडेंट लीडर जो सचमुच थे, उस वक्त आबिद चौधरी सदर था लाहौर एमएसएफ का, उस दौर में अरशद अमीन चौधरी एक दूसरे कॉलेज में था, रेलवे रोड कॉलेज में। लेकिन एमएसएफ उस वक्त लाहौर में बड़ी स्ट्रांग हो चुकी थी और ये सारे एक ही ग्रुप थे। अब यहां एक मोड़ ऐसा आता है कि नवाज जट एक स्टूडेंट लीडर था जो शादरा डिग्री कॉलेज का सदर था एमएसएफ का। उस वक्त जो हमारे साबिक वजीर आजम है मियां नवाज शरीफ, इलेक्शन हुआ तो एमएनए का इलेक्शन लड़ रहे थे ग्वाल मंडी से। सही। तो नवाज जट ने दयाल सिंह कॉलेज की छत से मियां नवाज शरीफ की गाड़ी पे फायरिंग की। आज तक ये कहा जाता है कि अरशद अमीन ने वो फायरिंग करवाई। अरशद अमीन का वो बहुत ही राइट हैंड था, लेकिन फायरिंग नवाज जट ने की और मियां नवाज शरीफ की गाड़ी पे 200 गोलियां लगी। उसके बाद अरशद अमीन ग्रुप और जो आबिद चौधरी ग्रुप था उनमें कुछ तनाजा पैदा हुआ इस फायरिंग की वजह से। और दोनों ग्रुपों में जो है वो खींचातानी शुरू हो गई, वो अलग होना शुरू हो गए। ओके। अब आतिफ चौधरी जो था वो आबिद चौधरी और आरिफ चौधरी के साथ था। तलखियां जब बढ़ती गईं तो फिर सरपरस्ती भी सियासतदानों ने शुरू कर दी। जो अरशद अमीन चौधरी था स्टूडेंट लीडर, एमएसएफ का लीडर था, वो भी उसे मोहम्मद खान जुनेजो जो थे वजीर आजम रहे हैं हमारे, और अभी रिसेंटली एक साबिक वजीर आला उनकी वफात हुई, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, मियां मंजूर भट्टू। ओके। वो उस वक्त वजीर आला पंजाब थे। तो वो भी सरपरस्ती करते थे अरशद अमीन की। और मोहम्मद खान जुनेजो जो पाकिस्तान के वजीर आजम रहे, वो अरशद अमीन को अपना बेटा कहते थे। जब पाकिस्तान लाहौर आते थे खासकर, तो अरशद अमीन के साथ बैठकर नाश्ता करते थे। अब जो दूसरा ग्रुप अलग हो गया, आबिद चौधरी, आरिफ चौधरी, आतिफ चौधरी, इनको फिर उस वक्त के मुस्लिम लीग नून के एक एमएनए ने सपोर्ट करनी शुरू कर दी और कई पंजाब के आला सियासतदानों ने भी सपोर्ट की। तो फिर स्टूडेंट लीडर्स को इस तरह इस्तेमाल किया जाता है। अब आतिफ चौधरी ने जब वो नादो पीची के भाई को कत्ल किया, उसके बाद वो इश्तहारी हुआ। तो फिर उसके बाद उस नवाज जट के कत्ल का इल्जाम भी आतिफ चौधरी पे आया, जिसने मियां नवाज शरीफ की गाड़ी पर फायरिंग की थी, कि ये आतिफ चौधरी ने उसको कत्ल किया है। तो उसके बाद अरशद अमीन और ये जो ग्रुप था, आबिद चौधरी, आरिफ चौधरी, आतिफ चौधरी, ये अलग हो गए, सही, बल्कि एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। ओके। तो इसी दौरान जो है वो आबिद चौधरी का कत्ल होता है, जिसमें आरिफ चौधरी जो है वो जख्मी होता है और वो इल्जाम आता है अरशद अमीन पे। ओके। अब आतिफ चौधरी जो है वो उसका भाई बना हुआ था आबिद चौधरी का। उसने अभी ये ठान ली कि मैंने अरशद अमीन को कत्ल करना है, जबकि अरशद अमीन आतिफ चौधरी को कत्ल करने की नीयत से प्लानिंग कर रहा था। वो प्लानिंग कर रहा था। और उस पर सरपरस्ती थी वजीर आजम की, मोहम्मद खान जुनेजो, वजीर आला पंजाब। ये बताने का मकसद ये है कि जब आज ये बात होती है कि ये डकैत है, ये डाकू है, ये कातिल है, भत्ताखोर है, तो भाई जो सरपरस्ती करते रहे वो कौन है? वो भी फिर डकैत, कातिल, भत्ताखोर ही हैं। पहले जुर्म पे अगर रोक लिया जाए, पकड़ लिया जाए, तो जुर्म आगे नहीं बढ़ता। तो जवेरिया, अगर कानून सबके लिए बराबर हो तो आतिफ चौधरी को अगर पकड़कर पहले ही किसी जुर्म में सजा दे दी जाती, तो चाइना में 2 ऐसे मिनिस्टर हैं जो जेल में रहे, इल्जामात थे, क्राइम में मुलव्वस थे, लेकिन बाद में जब वो अपने ट्रैक पे आए तो मिनिस्टर बन गए। आतिफ चौधरी ने फिर जब उसको भी सरपरस्ती मिली एक पंजाब की आला सियासी शख्सियत की, तो फिर उसने भी कत्लो गारत की। और जो एक आगाज में आपने बात की कि एक फिल्म स्टार के घर पे फायरिंग, तो ये भी ये कहा जाता है जी रीमा के घर पे फायरिंग करती। रीमा के घर पे फायरिंग क्यों की? हाँ, ये आपका सवाल था। रीमा के घर पे फायरिंग इसलिए की कि जब शाहनूर स्टूडियो में आतिफ चौधरी बहुत जाया करता था, अच्छा, तो वहां से वो निकले हैं, तो रीमा का जो पहला घर था, जिसके बारे में ये भी कहा जाता है कि एक आला सियासी शख्सियत ने उसको सपोर्ट भी की उस घर में, उस कोठी के लेने में, तो आतिफ चौधरी को ये बताया गया कि एक आला सियासी शख्सियत ने रीमा को कोठी लेकर दी है। तो आतिफ चौधरी ने गुस्से में गुजरते हुए, जो आतिफ चौधरी के साथ जेल में रहे लोग, उन्होंने इस बात की तस्दीक की
कि उसने उस गुस्से में फायरिंग कर दी कि हम भी स्टूडेंट रहे हैं, तो रीमा सियासतदाना ने कोठी ले आती, बस कोई अच्छा। ताल्लुक नहीं था, ना उसकी रीमा से नहीं, मुलाकात लेकिन हुई। ये एक नैरेटिव है। दूसरा ये है कि वो ना सिर्फ फिल्म स्टार से भत्ता लेता था, वो प्रोड्यूसर से भी भत्ता लेता था, तो भत्ते के चक्कर में तो फायरिंग नहीं की होगी उसने। नहीं, ये बहुत बाद की बात है, जब आतिफ चौधरी ने फिल्मों में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी, फिल्म प्रोड्यूसर जो है उससे राब्ते में रहे, तो फिर आतिफ चौधरी ने फिल्म इंडस्ट्री से भत्ता भी लिया। तो ये रीमा के घर पे भत्ता रीमा के घर जो फायरिंग हुई थी वो गुजरते हुए हुई, उसका ना रीमा की इससे मुलाकात से कोई ताल्लुक था, वो रूटीन में एक फायरिंग थी, जो लोग कहते हैं जी रीमा के घर से फायरिंग करती, बेस्ड फायरिंग, किसी का घर देख के कि मेरे Yes. पास नहीं है तो चलो चलो, ओके ओके इस तरह फायरिंग हुई, वो भी मुकदमा दर्ज हुआ। ओके। तो बाद में इस बात की तस्दीक फिल्म स्टार रीमा ने भी कर दी थी कि ना मैं आतिफ चौधरी को जानती हूँ, ना मेरा उससे कोई ताल्लुक, अगर उसने फायरिंग किया तो मुझे नहीं पता उसने क्यों की है। सही। तो फिर अब बात फिर वही आ गई कि आतिफ चौधरी को आती से आतिफ चौधरी बनाया किसने। आतिफ चौधरी ने जब कतरो गारत शुरू की, इलाका गैर में जब गया, तो उस वक्त लाहौर में एसएसपी थे चौधरी मुनीर, जबकि एसपी सिटी थे कैप्टन जुबैर। जो लोग उस वक्त के पुलिस ऑफिसर हैं, जो लोग ये जानते हैं तारीख, उनको पता है। उस दौरान आतिफ चौधरी के ग्रुप में शुरू में 3-4 लोगों का ये ग्रुप होता था, और उसमें जो उसका सबसे करीबी साथी था, असद प्रिंस उसका नाम था, वो भी स्टूडेंट लीडर था, अच्छा बड़ा खूबसूरत नौजवान था। तो वो असद प्रिंस, आतिफ चौधरी और 3-4 लोग और थे इनके साथ, नदीम पोपा, ये वो लोग थे जो आतिफ चौधरी के साथ होते थे हर वक्त। आतिफ चौधरी को जो सबसे उसकी मौत की तरफ उसको रास्ता लेकर गया वो ये था कि इन्होंने, एक प्रोफेसर था रिवाज गार्डन में, थाना सांदा की जुरिस्डिक्शन में, उससे इन्होंने पैसे मांगे, और उसने पैसे देने का इनके साथ हामी भी भर ली। लेकिन उसी प्रोफेसर ने, उस वक्त इंस्पेक्टर थे आबिद बॉक्सर, उनको बता दिया। तो फिर इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर जो है वो अपने एसपी सिटी जो थे उस वक्त कैप्टन जुबैर, उनकी मर्जी से, उनकी मिशावरत से उस प्रोफेसर के घर के पास उन्होंने नाका लगा लिया कि आतिफ चौधरी ने आना है। और आतिफ चौधरी उस दिन गया, असद प्रिंस भी था, और वो प्रोफेसर जो है वो आबिद बॉक्सर के राब्ते में था। उसने बता दिया कि मुझे फोन आया और वो पैसे लेने आ रहे हैं। सही। आबिद बॉक्सर ने उस प्रोफेसर को ये कहा कि आप आज उसको सारे पैसे नहीं देंगे, बल्कि आज उसको आने दें और आधे पैसे देके उसको दोबारा कल बुलवाएं कि बाकी पैसे आपको कल देंगे। उस प्रोफेसर ने ऐसे ही किया। तो आतिफ चौधरी, असद प्रिंस और इनका एक और साथी था, वो वहां से पैसे आधे लेके चले गए। और दूसरे दिन फिर दोबारा जब प्लान हुआ पुलिस का कि आज आतिफ चौधरी को हमने यहां से जाने नहीं देना, तो लीड कर रहा था उस ऑपरेशन को आबिद बॉक्सर, इंस्पेक्टर जो रिटायर्ड हो चुका है। वहां पर जब ये पहुंचे हैं तो असद प्रिंस उस घर के अंदर गया, जबकि आतिफ चौधरी गाड़ी में बैठा था। इनका एक और साथी जो असद प्रिंस के साथ गया, और जब इन्होंने वहां से, वो बसंत नाइट थी, ओके। हाँ, अब दोबारा बसंत आ रही है आजकल के दिन चल अरसा बाद, तो उस दौरान वो ये सुना है हमने कि पटाखे भी चल रहे थे, हवाई फायरिंग भी होती है हर बसंत नाइट पे। तो वो हवाई फायरिंग पुलिस ने की या पटाखे चले, तो असद प्रिंस ने उस घर में, उसी प्रोफेसर के घर में, वो घर की ओर लेकर उसने भी फायरिंग की। अच्छा। तो जो बात फिर बाद में सामने आई कि क्रॉस फायरिंग में असद प्रिंस को भी गोलियां लगी, और जो एक अलमदार शाह कांस्टेबल था, मुझे वो याद आ गया, वो भी आबिद बॉक्सर के साथ था, उसने जब फायरिंग की तो आतिफ चौधरी को भी एक गोली लगी। ओके। लेकिन वो वहां से फरार होने में कामयाब हो गए। असद प्रिंस जो है वो मौके पे जहां भाग हो गया। आतिफ चौधरी को और उसके साथी को, जो दूसरा साथी था, उनको गोलियां लगी और वो यहां से फरार होने में कामयाब हो गए। ठीक है। अब पुलिस उनका पीछा भी करती रही, लेकिन कजाफी स्टेडियम के करीब ये भी पुलिस अफसरान को पता है कि एक डीएसपी मौजूद था। वायरलेस पे पैगाम दिया गया कि इस गाड़ी पे आतिफ चौधरी और उसके साथी पुलिस पर फायरिंग करके फरार हो रहे हैं। तो लेकिन रास्ते में फिर आतिफ चौधरी का इतना नाम बन चुका हुआ था कि कोई पुलिस वाला उसको रोकने के लिए भी
कोशिश नहीं कर रहा था। कहते हैं कि पुलिस वाले बहुत डरते थे उससे। पुलिस वाले डरते थे, हम्म, लेकिन कुछ पुलिस वाले उसको पसंद भी करते थे, वो राब्ते में भी था। आज भी कई ऐसे गैंगस्टर हैं जिनके पुलिस वालों से राब्ते होते हैं, सियासतदानों से राब्ते होते हैं, लेकिन फिर जिम्मेदार उसी को ठहराया जाता है जब उसको मारना हो। आतिफ चौधरी वहां से फरार हो जाता है। फिर उसके बाद वो दोबारा उस प्रोफेसर के घर पे जब फायरिंग करता है, हम्म, जिसने मुखबरी की होती है, तो वहां पर चूंकि पुलिस उसको 2 गार्ड दे चुकी होती है उस प्रोफेसर को ओके। कि आपके घर पे दोबारा हमला हो सकता है, तो यहाँ पे 2 पुलिस कांस्टेबल, तो आतिफ चौधरी की फायरिंग से फिर एक पुलिस कांस्टेबल जो है वो शहीद हो जाता है। उसके बाद आतिफ चौधरी, अरशद अमीन जो पहले ही आबिद चौधरी को मार चुका हुआ है, आबिद बॉक्सर, ये सारे आमने सामने आ जाते हैं। अरशद अमीन जो है वो आबिद बॉक्सर के साथ हो जाता है कि हमने आतिफ चौधरी को मारना है। तो ये उसी रात की बात है? नहीं, ये आगे चल के मैं आपको बता रहा हूं कि अरशद अमीन तो ऑलरेडी उसको मारने के लिए कोशां है। आबिद बॉक्सर भी, अब आतिफ चौधरी को पता चल जाता है कि मेरा जो सबसे बेस्ट फ्रेंड था असद प्रिंस, उसको आबिद बॉक्सर ने मारा है। अब ये आमने सामने आ जाते हैं कि उसके बाद फिर मैं ये बड़ी अहम बात बताने लगा हूं कि पंजाब असेंबली का इजलास हो रहा होता है। अच्छा। अब जब पंजाब असेंबली का इजलास होता है तो उसके चारों अतराफ में पुलिस होती है, स्पेशल ड्यूटी लगी होती है, सिक्योरिटी होती है। तो उसके बिल्कुल सामने पंजाब असेंबली की जो बैक दीवार है, उसके बिल्कुल सामने ड्यूटी फ्री शॉप, वहां पर आतिफ चौधरी आबिद बॉक्सर को फोन करते हैं, इंस्पेक्टर को, कि आप अगर इतने बहादुर हैं तो ड्यूटी फ्री शॉप के बाहर आ जाओ, मैं भी अकेला ही आ रहा हूं। अच्छा। तो इस बात की तस्दीक की आबिद बॉक्सर ने भी कि मैं पहले ये समझता रहा कि ये कैसे मुमकिन है कि आबिद आतिफ मुझे फोन करके और वहां पे आ जाए। तो आतिफ चौधरी वहां पर पहुंचा। वहां पर आबिद बॉक्सर और आतिफ चौधरी की फायरिंग का तबादला भी हुआ। ओके। तो वहां पर आतिफ चौधरी का जो एक साथी था उसकी क्लाशन भी मौका पर गिर गई। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि पंजाब असेंबली का इजलास हो रहा है और इतनी शदीद फायरिंग हो रही है, पंजाब असेंबली के बिल्कुल साथ पुलिस भी मौजूद है, और आतिफ चौधरी उस फायरिंग के बाद माल रोड से ही केनाल रोड के जरिए जो है वो जा भी रहा है। गिरफ्तार क्यों नहीं किया? वायलेंस भी चल रही है, लेकिन पुलिस वाले जो है उसको पकड़ नहीं रहे। और बहुत से पुलिस अफसरान ने बाद में ये भी कहा अपने निजी हलकों में कि ऐसी गोली नहीं सी खानी। तो आतिफ चौधरी फिर इस लेवल पे भी चला गया। उसके बाद आतिफ चौधरी ने फिर शादरा में आबिद बॉक्सर को फोन करके बुलवाया कि मैं शादरा मौजूद हूं, आ जा तू अड्डा बुलवाने दे। तो आबिद बॉक्सर भी गया, वहां पर भी क्रॉस फायरिंग हुई। तो यहां भी ये बड़ी अहम बात है कि फिर प्लानिंग के साथ भी जाना चाहिए था। आबिद बॉक्सर भी एक बहादुर इंस्पेक्टर हुआ है, उसने बड़े पुलिस मुकाबले किए हैं। एक बात समझ में नहीं आ रही, 2 वाकयात ऐसे हुए, एक पंजाब असेंबली के बिल्कुल बाहर जहां पे वैसे ही पुलिस इतनी ज्यादा होती है, उसको गिरफ्तार आराम से किया जा सकता था। दूसरा वाकया हुआ उसने खुद बुलाया। तो क्या आबिद बॉक्सर साहब अपनी टीम के साथ कोई स्ट्रैटेजी बना के नहीं गए? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। आबिद बॉक्सर भी एक जज्बाती किस्म का इंस्पेक्टर था, बहादुर था, बड़े पुलिस मुकाबले किए उसने। जो गैंगस्टर थे जेन्युइन लाहौर में, पंजाब में, वो आबिद बॉक्सर ने मारे। तो वो भी उसी जोन में कि अब ये मुझे धमका रहा है तो वो चला गया। अगर प्लानिंग होती तो ये तो सिर्फ 2 मुकाबले हैं, आतिफ चौधरी के साथ 4 मुकाबले हुए पुलिस के। अच्छा। और वो फरार होने में कामयाब हो गया। और जिसे उसका असली मुकाबला कहा जाता है, जब उसको निकलवा कर तो डीएसपी जो बाद में एसपीसीए भी हुए, असलम शाही, वो डीएसपी उस वक्त लोहारी थे। वो हम तफसील से आगे जाके बताएंगे कि वो मुकाबला कैसे हुआ। और पुलिस की हिरासत में अरशद अमीन ने खुद आकर मारा अपने साथियों के साथ। तो फिर पुलिस मुकाबले का मुकदमा को दर्ज किया गया। अगर अरशद अमीन ने मारा तो उस पर पर्चा देना चाहिए था। तो ये सारी प्लानिंग होती है। पहले हम आते हैं कि आतिफ चौधरी जब वहां से फिर फरार हो गया, शादरा में मुकाबला हो गया, वहां से शादरा में भी उनकी क्रॉस फायरिंग हुई, वहां से भी वो निकल गया। अब पुलिस ने ये डिसाइड किया, जो एसएसपी थे उस वक्त चौधरी तनवीर और एसपी कैप्टन जुबैर, जो फिर बाद में रिटायर्ड होने के बाद आज वो न्यूयॉर्क में है, तो अगर वो सुनेंगे तो उनको पता होगा कि ये ठीक कह रहा है। तो फिर उसके बाद आतिफ चौधरी ने एक और प्लान किया। आबिद बॉक्सर को, ये यहां पे तमासील थिएटर है, वहां पे एक प्रोड्यूसर हैं, उनको ये पता चला आतिफ चौधरी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन थी। तो आबिद बॉक्सर को
उन्होंने बुलवाया मीटिंग के लिए। तो आबिद बॉक्सर को एक शख्स ने उसके घर जाकर बताया कि आप कल तमासील में ना जाएं, आतिफ चौधरी ने आपके कत्ल का प्लान किया हुआ है और वो आप पे अटैक करेगा। लेकिन आबिद बॉक्सर जो है वो वहां पर गया और वहां पर आतिफ चौधरी को भी पता चल गया कि आबिद बॉक्सर ने उसका प्लान कर लिया है। तो आतिफ जो है वो उसका प्लान था। तो आतिफ वहां से, उसकी बीवी थी साथ और एक और खातून थी, वो गाड़ी में यहां से फरार हो गया, पकड़ा नहीं गया फिर। ठीक है। तो रावलपिंडी जब वो पहुंचा, लाहौर से वो रावलपिंडी पहुंच गया, रास्ते में किसी ने आतिफ चौधरी को नहीं पकड़ा। तो वहां पे पुलिस ने, वहां पे उसका फिर पुलिस मुकाबला हुआ रावलपिंडी में, और वहां से आतिफ चौधरी फिर फरार हो गया, जख्मी था वहां भी। ये वो तीसरी बार जख्मी हुआ है। लेकिन वहां पे उसकी बीवी और वो खातून, वो पुलिस ने हिरासत में ले ली। आतिफ चौधरी वहां से निकल गया। अब लाहौर से आबिद बॉक्सर को बुलवाया गया। तो आबिद बॉक्सर की ये एक पॉजिटिव बात है कि वो उसकी बीवी को और साथ जो साथी खातून थी उनको लाहौर भी ला सकता था, उन्हें तफ्तीश कर सकता था, उनके जरिए आतिफ चौधरी को गिरफ्तार कर सकता था। लेकिन आबिद बॉक्सर ने ऐसा नहीं किया और आबिद बॉक्सर ने पुलिस अफसरान को यह कहा था कि अब वो सिर्फ एक मुजरिम ही नहीं है, वो मेरा जाती दुश्मन भी बन चुका है। तो मैं उसकी बीवी और वो जो साथी खातून है उनको मैं सामने तफ्तीश नहीं करना चाहता। आबिद बॉक्सर वहां पर जरूर गया और ये जो सारा वाकया हमने बताया, ये उसकी बीवी ने और उस खातून ने तफसील से बताया फिर पुलिस को कि हमने आबिद बॉक्सर को मारना था, लेकिन जब प्लान नहीं बना तो फिर हम वापस आए और हम इलाका गैर जा रहे थे जहां पे स्टे करता था जाके आतिफ चौधरी। तो ये सारी बातें सुनने के बाद, तफ्तीश करने के बाद, आबिद बॉक्सर उसकी बीवी को और जो साथ खातून थी लाहौर नहीं लाया, बल्कि उनको वहां के ही एसएसपी ने फिर जुडिशल किया और बाद में उनकी जमानत हुई। अब उसके बाद ये कहा जाता है कि जी पुलिस अफसरान ने जो है वो पुलिस मुकाबले में आतिफ चौधरी मारा गया, ऐसा नहीं था। अरशद अमीन ने, खासादार होते हैं पेशावर में, जैसे उन्हीं खासादारों ने बोला सुनहरा को भी मारा था। खासादार जिस तरह यहाँ पे पुलिस कांस्टेबल हैं, वहां पे उनको खासादार भी कहा जाता है, कांस्टेबल वो ऐसे मुलाजिम होते हैं। तो उनको अरशद अमीन ने हायर किया, उनको पैसे दिए कि आपने ना सिर्फ आतिफ चौधरी की इंफॉर्मेशन देनी है बल्कि उसको मारना है। सही। तो फिर खासादारों ने वहां पे फायरिंग की और आतिफ चौधरी फिर जख्मी हुआ। ये वो अपनी जिंदगी में चौथी बार उसको गोलियां लगी और वो इतना शदीद जख्मी हुआ कि वहां पे उसको गिरफ्तार कर लिया गया, उसको अस्पताल भी पहुंचाया गया। और फिर आबिद बॉक्सर को लाहौर में इन्फॉर्म किया गया कि कांस्टेबल शहीद हुआ था सांदा लाहौर के इलाके में, उसके बाद पूरे पंजाब की पुलिस जो है वो आतिफ चौधरी के पीछे थी। तो आबिद बॉक्सर जो है वो वहां पर गया। तो जिस तरह हमने पहले बताया कि वो पहले किताबें बेचता रहा, बाद में जाके वो गैंगस्टर बना। तो उससे पहले मैं ये बताना जरूरी समझता हूं कि जवेरिया जब पूरे पंजाब की पुलिस को वो मतलूब था आतिफ चौधरी, तो लाहौर इशरा के इलाके में पंजाब के एक आला पुलिस अफसर के करीबी अजीज के घर आतिफ चौधरी अपनी मफरूरी काट रहा था। तो जब इस तरह के लोग जो हैं वो सरपरस्ती करेंगे, तो फिर जो इस तरह के गैंगस्टर होते हैं और खासकर 9 उम्री के गैंगस्टर जो होते हैं, उनको पता होता है। अरशद अमीन तो लिया से लाहौर आया था पढ़ने के लिए, तो मोहम्मद खान जुनेजो ने उसके सर पे हाथ रख दिया। नहीं, 4 दफा मफरूर हो गया, 4 दफा आया, मुकाबला हुआ, मफरूर हो गया, लाहौर से पिंडी गया, रास्ते में किसी ने भी नहीं पकड़ा। तो वही पॉइंट आता है कि उसके ताल्लुकात ऐसे थे कोई। जवेरिया यहाँ पे आला सियासतदान, आला पुलिस अफसरान वो इस तरह के लोगों की सरपरस्ती करते हैं। मैं आपको तफसील से बता सकता हूं। यहां पे हम बात करते हैं जी सौलत मिर्जा, वो तो टॉप किया था उसने ग्रेजुएशन में कराची में। तो वो जब फिर जेल में गया तो परवेज मुशर्रफ के दौर में उसको जेल में एमएनए मिलने जाते थे। गवर्नर जो था सिंध का वो उसको मिलता था, वजीर सिंध वो उसको मिलता था। तो फिर सौलत मिर्जा पे तो इंडिया ने भी फिल्म बना दी। फिर आतिफ चौधरी का एनकाउंटर कैसे हुआ? आतिफ चौधरी का एनकाउंटर फिर ऐसे हुआ कि जब उसको वहां पे अरेस्ट कर लिया गया तो आबिद बॉक्सर को बुलवाया गया
तो ये बात आबिद बॉक्सर ने खुद भी तस्दीक की कि आतिफ चौधरी ने आबिद बॉक्सर को ये कहा कि उसका एक बड़ा डायलॉग है। अब यही तो मेरा एतराज है कि थोड़ी सी मेहनत कर लिया करें भाई, सिर्फ डायलॉग सुना देते हैं जी आतिफ चौधरी ने ये किया, आतिफ चौधरी ने वो किया। वो सबको ये इस तरह बुलाता था, मोहब्बत जी उसका एक डायलॉग था, मोहब्बत जी। तो उसने आबिद बॉक्सर को कहा और आबिद बॉक्सर ने इस बात की तस्दीक की कि मोहब्बत जी मैं ते वैसे ही मरण वाला, तो तुसी मेरे ते जैली मुकाबला ना करना, अपने उत्ते ना पाना। ये आबिद बॉक्सर ने तस्दीक की कि उसने मुझे ये अल्फाज कहे। लेकिन आबिद बॉक्सर उसको लाहौर लेकर आया और तफ्तीश करना चाहता था। लेकिन जब आतिफ चौधरी को लोहाड़ी थाने की हवालात में बंद किया गया तो इस बात की भी तस्दीक हुई कि उसने फिर हवालात में कहा, उसने पंजाब की एक आला सियासी शख्सियत का नाम लेकर कहा कि जब मैं इनके लिए कत्लो गारत करता था तो उस वक्त मैं बड़ा अच्छा था, तो आज मैं बहुत ही बुरा हो गया हूं कि मेरा फोन भी कोई नहीं सुन रहा। तो फिर दूसरे दिन वहां पे जो डीएसपी थे उस वक्त, असलम सई, जो बाद में एसपीसीए लगे, वो आतिफ चौधरी के बारे में बड़ा नरम गोशा रखते थे। क्यों? वो इसलिए रखते थे, वो कहते थे कि ये डकैत नहीं है। शुरू में ये डकैत नहीं था, ना ही इसने पुलिस वालों से कोई ऐसा पंगा किया। आतिफ चौधरी के जो मोहल्लादार हैं, अंदरून भाटी के, मोहल्ला सत्ता के और अंदरून लोहारी के, उनका ये कहना है कि आतिफ चौधरी ने ना तो मोहल्लादारों को तंग किया है और ना ही उसके बाप अफजाल ने कभी अपने बेटे की वजह से किसी को ब्लैकमेल किया या नाम इस्तेमाल किया। आतिफ चौधरी जब जांभक हो गया तो उस वक्त भी उनके घर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, किराए के घर में रहता था उसका बाप अफजाल। तो आतिफ चौधरी को फिर ड्यूटी लगाई गई असलम साई की, जो डीएसपी लोहारी थे उस वक्त, कि आतिफ चौधरी हूं पार करना है। अब पुलिस ने जो बनाया कि जी हम आतिफ चौधरी को लेकर गए, जो सांदा में कांस्टेबल शहीद हुआ था वहां पर हमने नक्शा बनाना था और कुछ वेरिफिकेशन करनी थी और कुछ चीजें वहां पे हमने जाके साबित करनी थी। तो वहां पर आतिफ चौधरी के मुखालफीन ने फायरिंग की। तो आज हम आपके पॉडकास्ट की वसातत से ये बताएंगे कि अरशद अमीन को किसने बताया कि आरिफ चौधरी को हम वहां फ्लैटों में लेकर आ रहे हैं। अरशद अमीन खुद गया और पुलिस की हिरासत में अरशद अमीन ने आतिफ चौधरी के सामने आकर उसको मारा। ओके। लेकिन जो मुकदमा दर्ज किया गया उसमें यह था कि जी साथी आए छुड़ाने, अच्छा, वही कहानी। और पुलिस जो है वो मौजाना तौर पर बच गई और आतिफ चौधरी जो है वो उनकी फायरिंग से मारा गया। ये पूरा प्री प्लान था। साथी भी बच गए, साथी बच गए, सारे बच गए। तो जब तक आतिफ चौधरी सियासतदानों की बात मानता रहा, कई पुलिस अफसरान से भी उसके राब्ते थे, उसको जो इंफॉर्मेशन मिलती थी महकमे के बारे में तो वो पुलिस वाले ही देते थे। उस वक्त तक तो आतिफ चौधरी उनके लिए कारामद था। तो हम अपने प्रोग्राम के एंड पे ये जरूर बताना चाहते हैं, जिस तरह मैंने सोलत मिर्जा का नाम लिया, रहमान डकैत, इंडिया ने फिल्म बनाई बड़ा भड़के, तो रहमान डकैत भी वो था जो एक अस्पताल का मुलाजिम था, वार्ड बॉय, तो वो रहमान डकैत बना। उजैर बलोच तो वो भी उसी अस्पताल में मुलाजिम था, तो वो आज भी उजैर बलोच पे 65 मुकदमे कत्ल के जिसमें बरी हो गया है। तो सर पे हाथ किसका था? अब देखें, लाहौर के हनीफा बाबा दो भाई हैं, तो उन पे जस्टिस निजाम को कत्ल करवाने का जो इल्जाम आया बाबर सिंधु और हनीफा बाबा पे, वो सिंध में कत्ल हुआ था। तो उनमें भी एक पाकिस्तान की आला सियासी शख्सियत जो है वो तफ्तीश भी हुई। तो इस तरह के जो गैंगस्टर हैं उनके सर पे अगर सियासतदान, पुलिस अफसरान हाथ ना रखें और उनको शुरू में ही पकड़ लिया जाए, उनका जो कानून के मुताबिक उनको सजा है तफ्तीश के जरिए दिलवाई जाए, तो फिर शायद कोई आती से आतिफ चौधरी ना बने। एंड पे एक सवाल करना चाहूंगी, आजकल के जो हालात हैं उनको देखकर आपको क्या लगता है कि अब जो गैंगस्टर्स हैं उनको प्रोवोक नहीं किया जा रहा, क्योंकि शायद अब थोड़ा घेरा तंग होना शुरू हो गया सीसीडी की वजह से भी और बाकी चीज़ों की वजह से? आपको लगता है कि अब भी गैंगस्टर्स उतने ही एक्टिव हो सकते हैं जितने के पहले ज़माने में थे? देखें जवेरिया, आज भी ऐसा बहुत कुछ है। अच्छा। अब सीसीडी ने जो काम शुरू किया है, अब अतीफी भट्ट को जो मारा गया है अभी रिसेंटली दुबई से लाया गया, तो अब उनके अहले खाना का तो ये भी कहना है कि एक वफाकी वजीर ने कहा कि तीफी भट्ट से बात भी हुई कि आप आ जाए, हमारी बात हो गई है। तो
ऐसी बातें हैं। तीफी बट जब मियां नवाज शरीफ आए हैं, इंग्लैंड से पाकिस्तान आए हैं, तो पूरे लाहौर में मियां नवाज शरीफ के साथ तीफी बट के बैनर लगे हुए थे। हाँ। तो अगर 2023 में तीफी बट के बैनर लगते हैं मियां नवाज शरीफ के साथ, तो 2025 में वो फिर इतना बड़ा गैंगस्टर था कि पुलिस को मारना पड़ गया। तो पुलिस का ये कहना है कि जी वो उसके साथ ही छुड़ाने आ गई, ये वही कहानी है जो 90 से, बल्कि उससे भी पहले से चल रही है। तो अगर सरपरस्ती ना की जाए, खासकर सियासतदान और पुलिस अफसरान गैंगस्टर की सरपरस्ती ना करें, उनको तफ्तीश के जरिए सजा दिलवाएं। देखिए, पूरी दुनिया में जो क्राइम को कंट्रोल करने का असल तरीका राइज है, जो असल नहज है, वो यही है कि मुलजमान को तफ्तीश के जरिए सजा दिलवाई जाए, तो फिर क्राइम कंट्रोल होता है। जो भी लीगली उनकी सजा जेली बनती है, पुलिस उनको दे। मुकाबलों से कभी भी क्राइम कंट्रोल नहीं होता। फॉर द टाइम बीइंग कंट्रोल होता है, जैसे आजकल हो रहा है। अच्छा। उसके बाद फिर दोबारा जो उसका रिएक्शन आता है वो उससे भी हाँ, खतरनाक वो होता है। वर्स्ट होता है। ट्रू ट्रू ट्रू। बहुत शुक्रिया शिराज साहब आपका। हमारे पॉडकास्ट का हमेशा से मकसद किसी को जस्टिफाई करना नहीं होता। ज़रूरी बात यह है कि आतिफ चौधरी ने जो कत्ल की, जो भत्ते लिए, जो लोगों को धमकाया, जो पुलिस अफसरान को मारा, वो उसकी एक बहुत बड़ी गलती थी, उसका जुर्म था और उसकी सज़ा उसको हमेशा मिलनी चाहिए थी। और ऐसा कोई भी मुजरिम किसी भी किस्म का जो जुर्म कर रहा है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन एक और पहलू है सोसाइटी का जिससे हम नज़रें दूर नहीं कर सकते, वो ये है कि सरपरस्ती कौन करता है और क्यों करता है। जब बहुत से मौके मिलते हैं तो इनको पकड़ा क्यों नहीं जाता। पहले भत्ते के बाद, पहले जुर्म के बाद एक मुजरिम को पकड़ के उसको लीगली सज़ा क्यों नहीं दी जाती। अगर ऐसा हो तो बहुत से जो क्राइम्स हैं वो ना फैले, क्रिमिनल्स हैं वो ना फले फूलें। यही मकसद होता है बताने का। शायद उसकी लाइफ हिस्ट्री को डिस्कस करने का भी यही मकसद था कि शायद वो पहले गैंगस्टर नहीं था लेकिन बन गया गैंगस्टर। वो बना, उसकी एक बहुत बड़ी गलती थी, उसका गुनाह था, उसकी सज़ा उसको मिलनी चाहिए थी। लेकिन जो बाकी जो चीज़ें हैं वो भी हम अंडर कंसिडरेशन ज़रूर रखते हैं। उम्मीद है आपको पॉडकास्ट आज का पसंद आया होगा। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपसे मुलाकात होगी। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।